नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य में शानदार उत्तर कैसे लिखें, कैसे हम बेहतर उत्तर लिख पाएंगे, किन किन बिंदुओं पर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग अच्छे अंक ला सकते हैं बढ़िया उत्तर लिखकर। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब चर्चा शुरू करने से पहले ये समझ में आना ज़रूरी है कि आखिर हम उत्तर लिखने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं हम लोग उत्तर लिखने के लिए। तो आप जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सिविल सर्विसेज में 3 स्टेज हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं आम बोलचाल में, उसके बाद आती है मुख्य परीक्षा जिसको आम बोलचाल में मेन से बोला जाता है, और उसके बाद आता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट होता है, आपका फाइनल रिजल्ट बनता है, फाइनल रैंक बनती है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का कोई योगदान नहीं होता, बल्कि उसमें जो अंक जुड़ते हैं वो मुख्य परीक्षा के और जो इंटरव्यू है उसके अंक जुड़ते हैं। तो फिर प्रारंभिक परीक्षा का योगदान क्या है, क्यों है, क्या उसका महत्व है? प्रारंभिक परीक्षा का महत्व ये है कि वो ठीक एंट्री कार्ड की तरह है जो आपको खेल के मैदान में प्रवेश को सुनिश्चित करती है। जब तक आप कि प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं करेंगे, आप प्रीलिम्स आपका पास नहीं होगा, तब तक आप मेंस का एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। तो वो कैसा है, वो खेल के मैदान के कार्ड की तरह है कि जब तक आपके पास कार्ड नहीं है तो आप खेल के मैदान में एंट्री नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ये हमेशा याद रखिएगा कि सिविल सर्विसेज क्या है, खेल का मैदान ही है। उसको कभी भी आप युद्ध का मैदान नहीं समझिएगा, उस भाव से नहीं देखिएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि युद्ध के मैदान में क्या होता है, युद्ध के मैदान में व्यक्ति हमेशा क्या करता है, दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करता है, दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करता है, दूसरे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन खेल के मैदान में क्या होता है, खेल के मैदान में आप देखेंगे कि खेल के मैदान में आप खुद को औरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, आप अपने को दूसरों से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और अच्छा आप अपने कारणों से, वजहों से अच्छा दिखा पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे मैदान जंग न समझें बल्कि खेल के मैदान समझें, जिसमें कि आपको मैच जीतना है, आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छा प्रदर्शन करके आपको मैच जीतना है। इसलिए चूँकि मैंने बताया वो प्रीलिम्स से क्या हुआ, सिर्फ एंट्री कार्ड है। मुख्य भूमिका किसकी है आपकी रैंकिंग में, फाइनल रैंकिंग में, मेंस की और इंटरव्यू की। अब हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस में और साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में क्या रेशियो है अंकों का। तो आप पाएंगे कि 85% जो अंक है, भारांश है, वो मुख्य परीक्षा का है। इंटरव्यू का भारांश यानी वेटेज सिर्फ 15% है, ये आप देखेंगे आपके उसमें सिविल सर्विसेज में। इसलिए चूँकि 85% वेटेज आपका मुख्य परीक्षा का है, इसलिए मुख्य परीक्षा पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिना मुख्य परीक्षा पर ध्यान दिए हुए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब मुख्य परीक्षा में क्या होता है, मुख्य परीक्षा में आप प्रत्यक्ष रूप से खुद तो जाते नहीं बताने कि मेरे पास ये ज्ञान है। वहाँ क्या होता है, वहाँ आपकी सिर्फ कॉपी जाती है, परीक्षक के पास आपकी कॉपी जाती है। सिर्फ उस कॉपी में आपने क्या लिखा है और कैसे लिखा है, क्या से ज़्यादा कैसे लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपने कैसे प्रस्तुत किया चीज़ों को, उसी से परीक्षक निर्धारित करता है कि आपको कितने अंक मिले हैं, कितने अंक आपको मिलने चाहिए, ये निर्धारण होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मान लीजिए आप लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, आप 10 लोगों का आपका ग्रुप है और साथ साथ पढ़ रहे हैं। लोगों के पास आप ये भी महसूस करते होंगे कि आप लोगों की जानकारी लगभग बराबर है, फिर भी आप लोग देखते होंगे कि उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों के अंक बहुत ज़्यादा आते हैं जबकि बाकी लोगों के अंक कम आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भले आपका कितना ज्ञान हो, यदि आपने अपनी कॉपी में, मेंस की कॉपी में वो ज्ञान नहीं आप प्रस्तुत कर पाए और बेहतर ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो परीक्षक है उसके पास तो सिर्फ आपकी कॉपी जा रही है, उसे क्या पता कि आपके पास कितना ज्ञान है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको मेंस में जो उत्तर लिखा जाता है तो उसकी कला या कौशल क्या है, प्रस्तुतिकरण करने का ढंग क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य में कैसे बेहतर उत्तर लिखा जाए। हिंदी साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य मेंस का ऑप्शनल का वैकल्पिक सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है। तो भले हम लोग यहाँ पर सिर्फ हिंदी साहित्य में अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हम चर्चा करेंगे, जो बातें करेंगे, वो सभी नियम, तर्क, बातें या फार्मूले सब बाकी सब्जेक्ट में या आप जीएस में जब पढ़ेंगे, जीएस में भी ये सब के सब लागू होंगे, ठीक इसी तरह से जैसे कि हम हिंदी वैकल्पिक विषय के लिए यहाँ पर सीख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
अब आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग उत्तर लिखते हैं तो उत्तर के क्या होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, मुख्य भाग यानी उत्तर की मेन बॉडी, और तीसरा हुआ निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तीनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों भाग बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि हमें जो मुख्य भाग है, मेन बॉडी है, उसी पे फोकस करना है, हम सीधा कंटेंट लिख दें, भूमिका और निष्कर्ष तो फालतू की चीज़ें हैं, क्यों उससे समय बर्बाद करें। ऐसा बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपका प्रश्न 10 अंक का है, मान लीजिए 10 अंक का प्रश्न है, तो 10 अंक के प्रश्न में ये मान लीजिए कि 2 अंक आपके भूमिका के रहते हैं, 2 अंक आपके निष्कर्ष के रहते हैं और 6 अंक आपके मेन बॉडी यानी मुख्य भाग के रहते हैं। तो यदि आप भूमिका और निष्कर्ष आप छोड़ दे रहे हैं तो आप क्या 4 अंक तो आपने वैसे ही छोड़ दिए, जो आपकी मार्किंग होगी वो 6 अंक में होगी। इसीलिए भूमिका और निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है और ये आसान भी बड़ा है। हम अभी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे भूमिका लिखी जाती है, कैसे निष्कर्ष लिखा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत आसान भी है, इसलिए आप भूमिका और निष्कर्ष छोड़े नहीं। यदि कहीं ऐसा है कि बहुत कम समय बचा है, आपका समय खत्म हो रहा है, आपको प्रश्न ज़्यादा करने हैं, ज़्यादा उत्तर लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष आप मजबूरी में छोड़ सकते हैं, लेकिन भूमिका तब भी आप लिखें। भूमिका मत छोड़िए, क्योंकि कोई भी परीक्षक जब प्रश्न जांचना चालू करता है, उत्तर जांचना चालू करता है, तो पहले वो भूमिका पढ़ता है और जब लास्ट तक आता है तो देख लेता है कि हो सकता है इसका समय कम रहा हो, इस वजह से निष्कर्ष नहीं लिख पाया। लेकिन आपने चूंकि पहले के प्रश्नों में लिखे होंगे तो समझ जाता है कि वो ये चीज़ जानता है कि निष्कर्ष लिखना है उत्तर में, लेकिन समय की कमी के कारण वो नहीं लिख पा रहा है। इसलिए आप भूमिका तो लिखें ही लिखें, भूमिका मत छोड़िए। अगर समय की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप निष्कर्ष छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें शुरुआत में कि आप भूमिका और निष्कर्ष दोनों लिखें। ये ज़रूरी होता है लिखने के लिए। क्यों ज़रूरी होता है ये जब हम चर्चा करेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। तो उत्तर के 3 हिस्से होते हैं, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। अब भूमिका कैसे लिखते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। भूमिका का अर्थ है उत्तर की आधारभूमि निर्मित करना। ये आप स्वयं भी जानते हैं। आप कई बार अपने मित्रों से ही बोलेंगे, आप देखते होंगे कि आप अपने मित्रों से भी क्या बोलते हैं, या सीधे मुख्य मुद्दे पे आओ, भूमिका मत बनाओ। तो भूमिका मतलब वही है कि किसी चीज़ की आधारभूमि निर्मित करना, अर्थात उत्तर में क्या लिखा जाना है इसके बारे में हल्का सा आइडिया देना, हल्का सा जिक्र करना, ये कहलाता है भूमिका। अब भूमिका में लिखा क्या जाता है? भूमिका में लिखी जाती हैं 2 चीज़ें। क्या क्या 2 चीज़ें लिखी जाती हैं? पहली चीज़ तो है प्रश्न का सार। यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रश्न का सार लिखना है हमको, उत्तर का सार नहीं लिखना। बहुत सारे क्या करते हैं लोग, बहुत सारे जूनियर भूमिका में ही उत्तर का सार लिख देते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। इसमें लिखना क्या, प्रश्न का सार लिखना है आपका, प्रश्न का सार। और दूसरी चीज़ क्या है, उत्तर की दिशा। प्रश्न का सार और उत्तर की दिशा, अर्थात उत्तर आपका किस डायरेक्शन, किस दिशा में जाएगा, ये इस चीज़ का संकेत आपकी भूमिका से मिल जाना चाहिए। और प्रश्न में पूछा क्या गया, आखिर प्रश्न में जो प्रश्न पूछने वाला है वो पूछ क्या रहा है, इसका संकेत भी आपको भूमिका में होना चाहिए। भूमिका में 2 ही चीज़ होनी चाहिए। भूमिका पढ़ के कि अगर आप प्रश्न छुपा लिया जाए तो आपकी सिर्फ भूमिका पढ़ के ये पता लग जाना चाहिए कि प्रश्न आखिर था क्या, प्रश्न का सार क्या था, ये आपको दिख जाना चाहिए। अगर प्रश्न छुपा लिया गया, सिर्फ आपकी भूमिका पढ़ी जा रही है, तो उस भूमिका को पढ़ के ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि प्रश्न ये रहा होगा, प्रश्न का सार ये रहा होगा। और साथ में जो आप लिखने वाले हैं तो उस उत्तर की दिशा क्या होगी, किस डायरेक्शन में आपका उत्तर जाएगा, क्या आप लिखने वाले हैं, इसका भी हल्का सा संकेत होना चाहिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं, यही लिखा हुआ कि भूमिका लिखते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि निर्णयात्मक या निष्कर्ष मूलक न हो। कहीं ऐसा नहीं कि आपने उत्तर का सार लिख दिया, वहीं पर डिसीजन दे दिया कि फला चीज़ ऐसी है। अगर आपने भूमिका में ही निर्णय दे दिया, डिसीजन दे दिया आपने कि ऐसा है, तब फिर आगे जो परीक्षा का क्यों पढ़े आपका प्रश्न, वो भूमिका पे ही खत्म कर देगा। अगर आप भूमिका पे ही आप निष्कर्ष दे रहे हैं कि ये ऐसा है, इसमें उत्तर इसका ये है, फला चीज़ है, तो फिर आपका प्रश्न आगे भला कोई क्यों पढ़े, उसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि भूमिका कभी निष्कर्ष मूलक नहीं होनी चाहिए। भूमिका में उत्तर का सार नहीं लिखना, भूमिका में प्रश्न का सार लिखना है, प्रश्न का सार लिखना है और उत्तर की दिशा लिखनी है, ये याद रखिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ये देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, ये प्रश्न पूछा गया।
अब कुछ लोग क्या करेंगे, भूमिका में लिख देते हैं। क्या गलती करते हैं कि भूमिका में लिख देते हैं कि विद्यापति कैसे कवि हैं, अपना डिसीजन वहीं दे देते हैं। वो अपनी भूमिका में ही बोल देंगे कि विद्यापति इस तरह के कवि हैं। अगर अच्छा आपने पहले भूमिका में बता दिया तो परीक्षा का आपका प्रश्न आगे क्यों पढ़े वाला, उसे जरूरत ही नहीं पढ़ने की, क्यों पढ़े आपका प्रश्न। इसलिए ये याद रखिए कि आपको भूमिका में निर्णय नहीं देना है, निष्कर्ष नहीं देना है भूमिका में। जैसे देखिए कैसे लिखना भूमिका फिर इसकी। आमतौर पर भक्ति तथा श्रृंगार को परस्पर विरोधी तत्व माना गया है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी, ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है कि इसी बारे में डिस्क्राइब करना है, तो प्रश्न का सार लिखना है। भाई प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, उसी के बारे में हम लिख दे रहे हैं कि आमतौर पर भक्ति तथा श्रृंगार को परस्पर विरोधी तत्व माना गया है, इसी वजह से तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन विद्यापति के काव्य में राधा कृष्ण से संबंधित रचनाओं में भक्ति तथा संयोग श्रृंगार दोनों ही रंगों के पद हैं। इसी कारणों से आलोचकों द्वारा ये विवाद है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्ति कवि। ये हमने बता दिया कि समीक्षकों के बीच इस वजह से विवाद है, ऐसा विवाद है कि विद्यापति भक्ति कवि हैं या श्रृंगारी कवि, यहाँ पर विवाद है। यहाँ तक हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग आगे अपने जो उत्तर में ये बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि किस किस समीक्षकों ने कैसा कैसा क्या क्या बोला, फिर दूसरी तरह के समीक्षकों ने, दूसरा वर्ग है जो समीक्षकों का, उसने क्या क्या बोला। फिर हम लास्ट में जब निष्कर्ष लिखेंगे तब बोलेंगे कि भाई विद्यापति कैसे कवि हैं, बाद में बोलेंगे। हम यही नहीं बता देंगे विद्यापति इस तरह के कवि हैं। अगर हम यही बता देंगे कि विद्यापति ऐसे कवि हैं तो फिर आगे कोई प्रश्न पढ़े क्यों, पहले कंक्लूजन नहीं देना। तो इसमें क्या लिखना है भूमिका में सिर्फ लिखना है कि प्रश्न का सार क्या है और उत्तर की दिशा क्या है। तो दोनों चीज़ इसमें आ गई। प्रश्न का सार आ गया कि क्यों आखिर ये प्रश्न उठा। प्रश्न इसलिए उठा कि भक्ति और श्रृंगार दोनों विरोधी गुण हैं, परस्पर दोनों विरोधी चीज़ें मानी गई हैं, लेकिन विद्यापति काव्य में दोनों उपस्थित हैं, इसीलिए समीक्षकों में ये विवाद है। तो इसमें प्रश्न का सार आ गया और उत्तर की दिशा भी आ गई कि हमारा उत्तर किस तरफ जाएगा, कि समीक्षकों के बीच विवाद है तो हम लिखेंगे कि समीक्षकों का पहला वर्ग ये बोलता है और समीक्षकों का दूसरा वर्ग यह बोलता है, दोनों के बीच में ये विवाद है। इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे उत्तर में इसी की। तो उत्तर की दिशा भी आ गई, दोनों चीज़ आगे देखिए। आगे देखते हैं और भूमिका में क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि उसको पढ़कर प्रश्न का अनुमान लग जाए। जैसे कि हमने बोला, चर्चा की कि प्रश्न का अनुमान उसको पढ़ के ही लग जाना चाहिए, ऐसी भूमिका होनी चाहिए, तभी आपकी भूमिका अच्छी मानी जाएगी। जैसे ये प्रश्न देखिए, फिर उसकी भूमिका देखते हैं। प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समुच्चय है। ये आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समुच्चय है, टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न है आपका। अब इसकी भूमिका देखिए, इसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। या आप प्रश्न दबा लीजिए, हटा लीजिए, तब भी क्या हो, आपको भूमिका से ही, भूमिका पढ़कर ही पता चल जाए कि प्रश्न ये रहा होगा, ये अंदाजा लग जाए। जैसे इसकी भूमिका देखिए कैसे लिखेंगे, किसी भी राष्ट्र, समाज और साहित्य में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहती हैं। इसी दृष्टिकोण से आदिकाल का भी अवलोकन किया जा सकता है। इसमें देखिए दोनों चीज़ें, आपको इसको पढ़ के पता चल जाएगा। जैसे आप मान ली भूमिका, आपने प्रश्न को हटा दिया, फिर भी आप जब भूमिका पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधी प्रवृत्तियों की चर्चा हो रही है कि दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ कहीं मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं, इससे पता चल जाएगा। इस दृष्टिकोण से किसका अवलोकन होना है, आदिकाल का। इससे पता चलता है कि भाई जो प्रश्न क्या रहा होगा कि आदिकाल में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, ऐसा प्रश्न रहा होगा। तब उत्तर की जो भूमिका है उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न ऐसा रहा होगा। और जो पिछले हमने पैमाना देखा उससे भी देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न का सार भी होना चाहिए और उत्तर की दिशा होनी चाहिए। तो देखिए जो प्रश्न का सार इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। प्रश्न का सार भी आ रहा है और उत्तर की दिशा भी आ रही है कि भाई परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ किसी भी राष्ट्र, समाज, हर जगह रहती हैं, इसलिए आदिकाल में भी हैं। अब क्या क्या विरोधी हैं वो हम आगे लिखेंगे, लेकिन हमने संकेत दे दिया कि हाँ विरोधी प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, वो आगे डिस्कशन होगा, क्योंकि वो विरोधी प्रवृत्तियाँ किसी भी राष्ट्र, समाज और साहित्य में। अच्छा, जब भी आप जनरलाइज टाइप की बात लिखेंगे तो वो भूमिका में अच्छा माना जाता है। भूमिका जब भी लिखें तो थोड़ा जनरल टाइप की लिखें कि हमारे राष्ट्र, समाज या इस जगह ऐसा ऐसा है, हमारे देश काल में ऐसा होता है, मनुष्य का स्वभावगत ऐसा है कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। इस तरह की भूमिका लिखिए। हिंदी साहित्य में इस तरह की भूमिका बेहतर मानी जाती है। बाकी जगह भी इस तरह की भूमिका ही बेहतर मानी जाती है कि आप जनरलाइज फॉर्म में लिखें। साहित्य में और बेहतर माना जाता है कि आप पर्टिकुलर न होने के बजाय कि जनरल फॉर्म में भूमिका लिखें। भूमिका हमेशा जनरल फॉर्म में शुरू की जाती है और उसमें प्रश्न का सार और उत्तर की दिशा दोनों दिखनी चाहिए। प्रश्न को अगर हटा दिया जाए तब भी आप अनुमान लगा लें भूमिका को पढ़ के प्रश्न ये रहा होगा, इसलिए ज़रूरी है।
तो यहाँ पर देखिए जितने प्रतिमान थे सारे प्रतिमान, प्रश्न का सार भी दिख रहा है, उत्तर की दिशा भी दिख रही है, दोनों चीज़ दिख रही हैं और भूमिका को पढ़ के अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रश्न ये होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं भूमिका लिखने के कुछ उदाहरण। ये मैं सिर्फ इसलिए चर्चा कर दे रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप देखते आएंगे कि किसी रचना का शिल्प के बारे में प्रश्न आ जाएगा, इस महिला आंचल के शिल्प पर टिप्पणी कीजिए या शिल्प पर चर्चा कीजिए, या कुछ चीज़ें जैसे नारी चेतना, उस पर प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दलित चेतना देख लीजिएगा, संवेदना देख लीजिएगा, संवेदना पर प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आते ही हैं, तो आप अपने मन में थोड़ा सा बैठा के रखिए कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमें इस तरह की भूमिका लिखनी है, उससे परीक्षा में आपको आसानी होगी, समय बच जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सोचने के लिए अब समय नहीं रहता। जिस तरह से प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, मेंस के एग्जाम में आप देखेंगे वैकल्पिक विषय में, पहले वैकल्पिक विषय में 60 मार्क्स के 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, तो उस ज़माने में बड़ी सुविधा रहती थी, या आप पहले सोच लीजिएगा, खाका बना लीजिए, फिर उसके बाद आराम से लिखिए, उस समय रहता था। लेकिन अब इतनी ज़्यादा प्रश्नों की संख्या हो गई है, तो अब ये समय नहीं रहा कि आप पहले खाका बनाएं फिर सोचें फिर लिखें, अब सोचने का समय नहीं रहा। वहाँ तो इतनी तेज़ी सोचते भी आना है और साथ में आपकी कलम भी चलनी चाहिए, कलम आपकी रुक नहीं सकती। अब मीन्स में आपका दिमाग भी चल रहा है और साथ में आपकी कलम भी बराबर चलती रहती है, इसलिए आप पहले से कुछ चीज़ तैयार करके जाएं, ये ज़रूरी है, ये समय की मांग है। ये आपकी जो नया पैटर्न लागू हुआ परीक्षा का, उसकी ये डिमांड है, ये मांग है, या पहले से मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होकर जाएं। आप वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते, कुछ चीज़ें तो आपको सोचनी पड़ेंगे क्योंकि वहीं प्रश्न पत्र मिल रहा है, लेकिन आप कुछ चीज़ें पहले से भी मानसिक रूप से तैयार होकर जाइए। तो उसी के तहत जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, इस चीज़ के ऊपर प्रश्न आ जाए, तो उसकी भूमिका मोटा मोटे तौर पर, ये नहीं कि आपको इसी को कंठस्थ कर लेनी है, आप फिर वहाँ जाके वमन कर देना, उगल देना, ऐसा नहीं है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपके दिमाग में बस जानी चाहिए कि भूमिका अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो इस तरह से लिखते हैं। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, लिखने की स्टाइल सिखा रहा हूँ आपको, रटाना नहीं चाहता मैं आपको। जैसे देखिए यदि शिल्प से संबंधित प्रश्न आ जाए किसी भी रचना से, मान ली महिला आंचल के शिल्प से संबंधित आ गया, या देखिए कि दिव्या के शिल्प से संबंधित आ गया, किसी के भी शिल्प से संबंधित प्रश्न आ गया, तब कैसे लिखते हैं भूमिका। देखिए क्या लिखेंगे भूमिका, किसी भी रचना में अच्छे कथ्य के साथ साथ उसमें अच्छे शिल्प का होना भी महत्वपूर्ण है, ताकि जो भी अंतर वस्तु संप्रेषित की जानी है वह ज्यों की त्यों पाठक तक सटीकता से संप्रेषित हो सके। अब जैसे मान लीजिए ये हटा दीजिए आप, सिर्फ ये आप पढ़ेगा, जैसे भी कोई व्यक्ति ये भूमिका पढ़ेगा तो इस भूमिका को पढ़ कर ये समझ में आ जाएगा उसे कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि शिल्प पर प्रश्न है, इस लाइन को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा परीक्षा को कि हाँ ये प्रश्न किस पर है, शिल्प पर है ये प्रश्न। तो उसको बताना कि आपका उत्तर की भूमिका पढ़ के अंदाजा लगना जाना चाहिए कि प्रश्न क्या रहा होगा। तो इस तरह से भूमिका आरंभ करते हैं। बस इसके आगे बस एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ इसी दृष्टिकोण से या इसी पैमाने पर हम दिव्या का अवलोकन भी कर सकते हैं, इसी पैमाने पर हम महिला आंचल को भी देख सकते हैं। मतलब एक लाइन और जोड़िए, बाकी एकदम ये आपकी रेडीमेड है। इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से भूमिका लिखी जाती है। या दूसरा देख लीजिएगा, किसी भी रचना की बनावट के साथ साथ, बनावट का मतलब क्या होता है ये हमने पढ़ा भी है या देखेंगे भी। बनावट का मतलब होता है संवेदना पक्ष से, और बुनावट से क्या मतलब होता है, बुनावट का मतलब होता है शिल्प से। तो आप पढ़िए, किसी भी रचना की बनावट के साथ उसकी बुनावट भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि बुनावट स्पष्ट और प्रांजल होने पर वह सरलता से पाठक के हृदय पर उतर जाती है। इस रचना की बुनावट अर्थात शिल्प योजना भी ऐसी है। अब आप इस रचना की जगह लिख सकते हैं कि महिला आंचल की बुनावट भी ऐसी ही है, या महाभोज की बुनावट भी ऐसी ही है। अब इस रचना की जगह आप रचना का नाम लिख सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न आप हटा दीजिए, सिर्फ भूमिका पढ़ के किसी भी परीक्षक को, किसी भी व्यक्ति को अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न क्या रहा होगा। साफ साफ पता चलता है प्रश्न बुनावट यानी शिल्प पर ही है। तो इस तरह के बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, जो जिस तरह से मैंने कथन या जो वाक्य लिखे हैं, इस तरह से भूमिकाएं बहुत सारी लिखी जा सकती हैं। अलग अलग चीज़ों पर बहुत सारी भूमिकाएं आप लोग लिख सकते हैं। जो एक मैंने पुस्तक लिखी है एक, इसीलिए आप लोगों के सहयोग के लिए ही एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का आकाश। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आकाश, और वो पुस्तक आप निःशुल्क
आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे आपको देखेगा, इसकी लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पे आप क्लिक करिए और ये पुस्तक हिंदी साहित्य का आकाश आपको फ्री में, आप निःशुल्क के रूप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर चाहे आप इसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसे पढ़ सकते हैं। और इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो लाइनें हैं आपने देखी भूमिका की, ये उसी से ली गई हैं। उसमें बहुत सारी मैंने लिखी हैं। इसमें चूँकि मैं समझाने जा रहा हूँ आपको तो समय की बाध्यता रहती है, इसलिए मैं इतनी सारी वहाँ से नहीं उतार पाया। मैंने कुछ उतारी हैं नमूने के तौर पर। उस किताब में आपको बहुत सारी मिलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कीवर्ड्स हो गए, संवेदना कैसे लिखते हैं, एक चेक लिस्ट जो होती है, इस संवेदना में क्या क्या चेक करें हम। भाई एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि आप हमेशा जो रट के जाएंगे यहाँ, वो उसमें रट के जाएंगे तो आधा भूल जाएगा आपको। इसलिए दिमाग में एक चेक लिस्ट होनी ज़रूरी है कि जब हम संवेदना पर प्रश्न आए तो क्या क्या देखना है। जब शिल्प पे पूछा प्रश्न आ जाए तो हमें ये चेक करना है, ये देखना है। तो उसमें पूरी चेक लिस्ट है, उस बुक में सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे आपको बेहतर ढंग से उत्तर लिखना है। तो इस तरह से प्रश्न आ जाए तो क्या क्या देखें, इस तरह से प्रश्न आ जाए तो क्या क्या देखें, किस वाले प्रश्न में क्या क्या देखना है चीज़ें, ये सब उस बुक में लिखी हैं। साथ ही उसमें नमूने के तौर पर मॉडल प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं कि इस तरह से आपको इसी तरह से प्रश्न लिखने हैं, ये दिखाने के लिए कि उसमें भाई अभी तो मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ कि भूमिका ऐसे लिखते हैं, मेन बॉडी ऐसे लिखते हैं, निष्कर्ष ऐसे लिखते हैं। उसमें नमूने तौर पर पूरा उत्तर ही दिया गया है और हर टॉपिक से, हर चैप्टर से, उसमें कबीर के ऊपर भी है प्रश्न, बिहारी के ऊपर भी है, असाध्य बीना पर भी है, सारे प्रश्न आपको और उत्तर सहित नमूने के तौर पर आप उसमें मिलेंगे। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ध्यान से। आप यहाँ पर मैंने 2 आपको रील्स दिखाई, उसमें बहुत सारी आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। इसी तरह अगर जैसे नारी चेतना पर प्रश्न आ जाए तब कैसे लिखेंगे, देखिए नारी चेतना के बारे में प्रश्न है तो उसकी भूमिका ऐसे लिख सकते हैं। जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये आप कि इससे आपको पता चल जाएगा, लाइन जैसे ही पढ़ेंगे कि नारी समाज का अर्धांश है, उसकी अवहेलना करके लिखा गया साहित्य वास्तविकता के अधूरे धरातल को भी प्रदर्शित करता है। और आपने उसकी अवहेलना कर दी तो कितनी आबादी को आप नेतृत्व दे रहे हैं, आप बाकी आधी आबादी को ही, 50% आबादी को ही तो महत्व दे रहे हैं, उसी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, आधी आबादी को आपने छोड़ दिया। तो वही है कि नारी समाज का अर्धांश है, उसकी अवहेलना करके लिखा गया साहित्य वास्तविकता के अधूरे धरातल को ही प्रदर्शित करता है। इसलिए वास्तविकता का सांगोपांग वर्णन करने के लिए साहित्य में नारी चेतना का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो नारी चेतना संबंधित प्रश्न है, जैसे अक्सर दिव्या से पूछ लिया जाता है। तो आप लेकिन बस इसकी आगे आप लाइन जोड़िए कि दिव्या उपन्यास को इसी दृष्टि से या इसी नज़र से अवलोकित किया जा सकता है या अवलोकन किया जा सकता है, या इसी प्रतिमान पर दिव्या उपन्यास की परीक्षा की जा सकती है। इस तरह से बस एक लाइन जोड़िए, आपका काम चल जाएगा। इस तरह से आप पहले से अपने दिमाग में सोच के रखें, बना के रखें, ताकि जब परीक्षा में है तो आप टाक से लिख सकें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने का समय अब नहीं रहता, क्योंकि अब मैंने बताया ही कि पेपर कितना बड़ा हो गया, कितना मुश्किल होता चला जा रहा है। आगे देखते हैं। जैसे नारी चेतना पर दूसरा देख लीजिए, कोई भी परिपक्व लेखक इस बात का ख्याल रखता है कि उसकी रचना में समाज की आधी आबादी यानी नारी आधी आबादी के लिए पर्याप्त जगह रहे। इसीलिए हम इस रचना में, अब इस रचना की जगह आप रचना का नाम लिखिए, कि हम दिव्या उपन्यास में भी देखते हैं कि रचनाकार ने नारी चेतना पर सक्रिय होकर अपनी कलम चलाई है। इस तरह से लिख सकते हैं आप। इससे आप देखिए, जो पढ़ेगा इसको तो पता चल जाएगा उसको तो प्रश्न क्या है, प्रश्न नारी चेतना के ऊपर पूछा गया है। तीसरा देख सकते हैं आप कि प्रासंगिकता वाले प्रश्न के उत्तर की भूमिका। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे आप तुलसी पर प्रासंगिकता लिखिए, तुलसी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता लिखिए, या कबीर की वर्तमान समय में प्रासंगिकता लिखिए, या कामायनी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं किसी रचनाकार को लेकर या किसी रचना को लेकर। गोदान की वर्तमान समय में प्रासंगिकता लिखिए। इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें कैसी भूमिका लिखें, उसका एक नमूना देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। मनुष्य तथा उससे संबंधित मूलभूत प्रश्न, मनुष्य तथा उससे संबंधित मूलभूत प्रश्न वही के वही रहते हैं, भले ही उनके ऊपर देश काल का लबादा चढ़ जाने के कारण उनके रंग रूप बदल जाएं। यही कारण है कि कोई भी महान रचना अपने मूलभूत प्रश्नों के साथ हर युग में प्रासंगिक बनी रहती है। ये आप देखिए, अब मान लीजिए गोदान पर प्रश्न है कि गोदान की प्रासंगिकता बताइए, बस एक लाइन इसके बाद जोड़िए। इसी दृष्टि से गोदान को भी अवलोकन किया जा सकता है, गोदान का अवलोकन भी इसी दृष्टि से कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह करेंगे आप, बस कर से बना सकते हैं। या देखिए, प्रासंगिकता के लिए दूसरी भूमिका एक और देख लें। कोई भी महान रचना
अपने समय के प्रश्नों से ही नहीं जूझती, बल्कि ऐसे प्रश्न भी खड़े करती है जो देश काल बदलने के साथ नए रूपों में प्रासंगिक बने रहते हैं। इस रचना, अब यहाँ लिखिए कि दिव्या उपन्यास में भी कुछ ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रासंगिक हैं, या गोदान उपन्यास में भी कुछ ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक हैं। इस तरह लिखते हैं। दलित चेतना वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसमें कैसे भूमिका लिखेंगे ये देखिए। कोई भी संवेदनशील रचनाकार समाज के वंचित वर्ग के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है और यह उसकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखता है। यह रचना, अब यह रचना की जगह आप लिखें कि महाभोज भी इसका अपवाद नहीं है, या गोदान भी इसका अपवाद नहीं है, मैलांचल उपन्यास भी इसका अपवाद नहीं है। इस बात जो हमने ऊपर लिखी है तो ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरा एक देख लीजिए, दलित चेतना वाले प्रश्न में दूसरी किस तरह की भूमिका लिख सकते हैं कि साहित्य सिर्फ राजमहलों या राजाओं नवाबों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा मात्र नहीं है, यह तब तक अधूरा है जब तक यह समाज के सबसे वंचित और निचले वर्ग की समस्याओं को नहीं उठाता। भाई गांधी जी का तिलिस्म तो यही है कि जो सबसे वंचित वर्ग का व्यक्ति है, सबसे दूर जो खड़ा है, उसको भी जो संसाधन है उसमें हिस्सा मिले। सबसे वंचित और निचले वर्ग की समस्याओं को नहीं उठाता। और हम देखते हैं कि यह रचना, अब यह रचना की जगह आप लिखिए कि फलाने उपन्यास जिसकी चर्चा आपको जो प्रश्न आया है, यह रचना भी इससे भिन्न नहीं है। ऐसा देख सकते हैं कि रचना को जैसे भूमिका को पढ़ा जाएगा उसी से पता चल जाएगा कि भाई ये प्रश्न कैसा है, वंचित वर्ग के प्रति है, दलित चेतना के प्रति प्रश्न है। और किस रचना का जैसे हम नाम लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है, महाभोज से आया है या हरिजन गाथा कविता से है, उसी देखते ही पता चल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि रचना जिसमें रचना की कमियाँ बताई जाती हैं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि बहुत बार आएगा कि स्कंदगुप्त एक असफल नाटक है, इस तरह का आ जाएगा, या पद्मावत एक महाकाव्य नहीं है, एक असफल महाकाव्य है पद्मावत। इस तरह से भी प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो उसकी भूमिका कैसे लिखें, बड़ी अटपटे टाइप के प्रश्न होते हैं, तो छात्रों को इसमें मुश्किल आती है कि भला इसकी भूमिका कैसे लिखें, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ पर बताने के लिए, छात्रों को समझाने के लिए, क्योंकि इस तरह से अटपटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जब, तब छात्रों को थोड़ा मुश्किल होती है। तो कैसे आप भूमिका लिखेंगे उसकी, वो मैं समझा रहा हूँ कि अगर रचना में कमियाँ बता दी गई हैं तब उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे। ये देखिए, वस्तुतः कोई भी रचना पूर्ण या परफेक्ट नहीं होती। अब ब्रैकेट में लिखें इसको, वस्तुतः कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती, कितनी भी कोशिश की जाए उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। कितना भी आप परफेक्शन लाएंगे, भाई मनुष्य तो बना रहा है, रचना भी तो रचना कार्य कर रहा है। वस्तुतः कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती, कितनी भी कोशिश की जाए उसमें कुछ ना कुछ छिद्र रह ही जाते हैं, यह रचना भी इसका अपवाद नहीं है। इस तरह लिखिए। अब यह रचना की जगह आप लिख दीजिए कि स्कंदगुप्त भी इसका अपवाद नहीं है, स्कंदगुप्त नाटक भी इसका अपवाद नहीं है, या पद्मावत भी इसका अपवाद नहीं है। इस तरह करके आप लिखिए। जो भी रचना, जिस रचना पर प्रश्न पूछा जाए आप लिख दीजिए। या ये देखिए, इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि मानव जीवन इतना बहुआयामी तथा विविधता से पूर्ण है कि जब साहित्य के दर्पण में इसका प्रतिबिंब उतरता है तो कितना भी प्रयास किया जाए कोई ना कोई आयाम छूट ही जाता है। जीवन का कोई ना कोई आयाम छूट ही जाएगा। यदि हम इस रचना की जगह आप रचना का नाम लिखिए, इसको स्कंदगुप्त को देखें तो पाते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो इस तरह से आप जो रचना की कमियां दिखाने वाले प्रश्न है तो उसकी भूमिका ऐसे लिखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि प्रश्न की भूमिका हमें कैसे लिखनी है। अब हम ये चर्चा करेंगे, यह देखेंगे कि उसकी जो मेन बॉडी है, मुख्य भाग है, उसको कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रश्न है, तुलसी साहित्य में प्रकृति की उपस्थिति विवेचना कीजिए कि कैसे प्रकृति की उपस्थिति है। तो हमें करना क्या है कि प्रश्न के ज़्यादा से ज़्यादा आयाम स्पर्श करने हैं। जो मुख्य भाग में हमें प्रश्न के ज़्यादा से ज़्यादा आयाम स्पर्श करने हैं। ऐसा आप गलती ना करें कि मान लीजिए उसके 10 आयाम खुल रहे हैं प्रश्न के, आपने सिर्फ 3 आयाम में वो चर्चा की और बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा कर दी, बाकी 7 आयाम आपने छोड़ दिए। उसमें आप कितना भी चर्चा कर लीजिए 3 आयाम पर, आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना आपको 10 आयाम लिखने पर मिलते। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आयाम आप टच कर पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आयाम आप प्रश्न के स्पर्श कर पाएँ, आप उतने ज़्यादा स्पर्श करिए, उतने ज़्यादा आयाम लिखिए अपने उत्तर में, मुख्य भाग में ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के, तो जब उदाहरण देखेंगे तो और बेहतर से हम ये चीज़ समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए,
तुलसी साहित्य में प्रकृति की उपस्थिति विवेचना कीजिए। कैसी कैसी उपस्थिति है, तो तुलसी के साथ में किस किस ढंग से उपस्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो तुलसी ने प्रकृति का वर्णन किया है, तो देखें ये जो कोटेशन है, तो आप लिखेंगे कि किस तरह से प्रकृति का वर्णन मिलता है। उसके बाद जब कोटेशन लिखेंगे आप, तो कोटेशन किसका है, शरद ऋतु का है। शरद ऋतु में क्या होता है, जैसे ही बारिश खत्म होती है तो हर जगह आप देखेंगे काश, ये सफ़ेद सफ़ेद फूल फूलता है काश में। तो बहुत सारी फिल्मों में भी आप देखेंगे, फिल्मों की शूटिंग भी उस समय की जाती है। तो जो काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है काश का, वो देखिए मतलब ऊंचा पेड़ से तना नहीं होता, लेकिन काश आपको फूलती है। आप रेलवे लाइन के साइड साइड देखिएगा तो काश आपको फूलती हुई नजर आएगी, सफ़ेद सफ़ेद काश रहती है। तो उसी की चर्चा हो रही है। तुलसी क्या कह रहे हैं कि फूल है काश सकल मही छाई, काश फूली हुई है और पूरी धरती पर छाई है, हर जगह दिख रही है। जनु वर्षा ऋतु प्रकृति बुढ़ाई, अर्थात ऐसा महसूस हो रहा है कि जो प्रकृति है वो कैसी हो गई, बूढ़ी हो गई है। भाई जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल क्या होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो तुलसीदास बोल रहे हैं, तुलसी बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रकृति कैसी हो गई है, बूढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति वर्णन किया गया है कि फूले आकाश सकल मही छाई और जनु वर्षा ऋतु प्रकृति बुढ़ाई। तो वर्षा ऋतु गुजर गई है तो ऐसा लग रहा है कि यह प्रकृति बूढ़ी हो गई है, क्योंकि शरद ऋतु आ रही है। ये हमारा देखा आपने। अच्छा, इसी में यहाँ पर जैसे उदाहरण आप अलंकार देखेंगे तो इसमें फूल आकाश सकल मई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकृति बुढ़ाई। तो जनु जो है वो क्या संभावना व्यक्त कर रहा है, संभावना क्या व्यक्त हो रही है इस काश को देखकर कि ऐसा लगता है कि प्रकृति बूढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अलंकार के तौर पर भी ये लिख सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं उपमान के तौर पर, उपमान के रूप में। उपमान योजना क्या होती है कि जो मूल वस्तु है काव्य की, उसके साथ साथ साम्यता स्थापित करने हेतु, सौंदर्य की वृद्धि हेतु साम्यता के आधार पर अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है उपमान। अर्थात जो मूल वस्तु है जिससे तुलना की जानी है उसको बोला जाता है उपमेय, और जिससे तुलना की जानी है मूल वस्तु की उसको बोला जाता है उपमान। तो मूल वस्तु से जो मूल विषय है उसकी तुलना जिससे की जाती है उसको उपमान बोला जाता है। और इस योजना को, इस जो रचनाकार इस्तेमाल करता है, इसको बोलते हैं उपमान योजना। तो उपमान के रूप में प्रकृति का कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है ये देखिए। राजीव नयन धरे धनु सहायक, भगति विपत भंजन सुखदायक। तो राम के ऊपर लिखा है। और राजीव नयन किसको बुलाया जाता है, राम को। राजीव मतलब कमल और नयन मतलब नेत्र, यहाँ के। तो राम के नेत्र कैसे हैं, कमल जैसे हैं। राजीव नयन, तो राम के नेत्र कैसे, कमल जैसे नेत्र। तो कमल जैसे नेत्र हैं, कमल रूपी नेत्र हैं। यहाँ नेत्र और कमल में अंतर खत्म हो गया है। राजीव नयन, नेत्र और कमल दोनों एक हो गए हैं, दोनों में भेद नहीं बचा। तो यहाँ पर अलंकार क्या हो गया, आप देखेंगे रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, उपमेय है नयन और उपमान है राजीव। तो यहाँ पर हुआ आपका रूपक अलंकार। तो आप उपमान के रूप में भी प्रकृति को देखेंगे। तुलसी के यहाँ उपमान के रूप में खूब प्रकृति इस्तेमाल हुई है। जैसे राजीव यानी कमल उपमान के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। या ये उदाहरण आप देख लीजिए, ये उदाहरण देखिए। नौ तरु किस लय मनहु कृषानु, नौ तरु किस लय मनहु कृषानु, काल निशासम निशि शशि भानु। ये किस समय का जिक्र है, जब हनुमान पहुँचे अशोक वाटिका में और सीता से मिले हैं। तो सीता पूछती है हनुमान से कि क्या राम कभी मुझको याद नहीं करते। तब हनुमान बताते हैं कि राम के रूप में कि राम की क्या हालत हो गई है, राम का वर्णन करते हैं। तो वहाँ राम के शब्दों में बोल रहे हैं कि नौ तरु किसलय मनहु कृषानु, जो नई नई कोपलें हैं, पेड़ से जो नई नई कोपलें निकलती हैं वो मुझको कैसी लगती हैं, अग्निबाण की तरह लगती हैं। नौ तरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशासम निशि शशि भानु। और रात्रि कैसी लगती है, निशा कैसी लगती है, काल निशा के समान लग रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए उपमेय और उपमान दोनों मौजूद हैं। नौ तरु किसलय मनहु कृषानु, मानो अग्निबाण की तरह लगते हैं नए नए कोपलें। तो जो नई नई कोपलें ये क्या है, उपमेय हैं। और जो आपका कृषानु यानी अग्निबाण क्या है, वो उपमान है। तो उपमान के तौर पर भी आप देखेंगे खूब प्रकृति आई है। किस तरह से उपमेय उपमान के तौर पर जगह जगह उपमेय के तौर पर भी आई है और उपमान के तौर पर भी आई है। तो आप देखेंगे जगह जगह पर प्रकृति आई है। किस तरह से प्रकृति का इस्तेमाल किया गया है उपमान योजना में। उपमान योजना में प्रकृति का कैसा, उपमान के बजाय आप लिखेंगे उपमान योजना में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उपमेय के रूप में भी हुआ है और उपमान के रूप में भी हुआ है। दोनों रूपों में प्रकृति का इस्तेमाल हुआ है। आगे कहाँ प्रकृति का इस्तेमाल हुआ है आप देखेंगे नीति वचनों में। नीति वचनों में भी तुलसी ने खूब प्रकृति का इस्तेमाल किया है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अरे अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछिए कौन।
अर्थात जो आप देखते होंगे बारिश का मौसम आता है तो कोयल बोलना बंद कर देती है, तो उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कोयल बोल रही है कि अब तो बारिश का मौसम आ गया, सावन का महीना आ गया, अब तो मेढक बोलेंगे, अब हमारी आवाज़ को आखिर कौन सुनेगा। कोयल कब बोलती है? बसंत ऋतु में बोलती है, तो उसी का वर्णन किया गया। और ये इशारा किस ओर कर रहा है? नीति वचन कैसे है कि यहाँ पर तुलसी कहना चाहते हैं कि जहाँ बुरे लोग रहते हों, बुरे लोगों का समाज हो, वहाँ पर सज्जन लोगों की आवाज़ को कौन सुनता है आखिर। जब दादुर बोलने लगेगा, जब उन्हीं के दादुर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, यानी मेढक की आवाज़ जब टर सुनाई पड़ेगी, तो कोयल की आवाज़ कौन सुनेगा? वहाँ सुनाई नहीं पड़ेगी कोयल की आवाज़। तो उसी का यहाँ पर जिक्र है। तो नीति वचनों में देखेंगे आप खूब प्रयोग है प्रकृति का। और कैसे कैसे है प्रकृति का इस्तेमाल तुलसी के यहाँ? प्रकृति मानव के सुख दुख में शामिल है। प्रकृति मानव के सुख दुख में शामिल है। कैसे? ये देखिए प्रसंग, जब सीता हरण हो गया है तो राम क्या है, राम इतने परेशान हैं कि वो सबसे पूछ रहे हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, सबसे पूछ रहे हैं। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग माने जानवर, मृग नहीं, खग माने पक्षी, मृग माने क्या हुआ? मृग माने जानवर। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जो भौरों की श्रेणियाँ हैं, लाइनें पंक्तियाँ भौरों की, उनसे भी पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो आदमी जब दुखी होता है, विरह में होता है, तो क्या करता है? प्रकृति से वह संवाद स्थापित करना चाहता है, प्रकृति को शामिल करना चाहता है सुख दुख में। या ये देखिए, जब राम जंगल को जा रहे हैं, जो 14 वर्ष का वनवास हुआ उनको, तब जब जा रहे हैं जंगल के लिए, तो राम के जो घोड़े हैं वो भी रो रहे हैं। तो वहाँ भी देखिए आप प्रकृति किस तरह शामिल है मनुष्य के सुख दुख में। या ये देखिए प्रेम का वर्णन देखेंगे, जब सीता और राम की पहली मुलाकात हुई, नजर मतलब देखा है, पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा है, वहाँ का वर्णन देखिए कि लट्टा भवन से प्रकट भेद तही अवसर दो भाई। उस समय की जिक्र रहती, राम लक्ष्मण दोनों किस तरह से लता भवन से यानी बगीचे में दिख रहे हैं, वहीं पर पहली बार वो सीता को देखते हैं। तो ये देखिए प्रेम वर्णन में भी प्रकृति मौजूद है। या विरह वर्णन देखिए, विरह वर्णन में भी प्रकृति मौजूद है। ये देखिए, नौ तरु किसलय मनहु कृषानु काल निशासम निशि शशि भानु, हमने पहले भी इसका जिक्र किया। तो विरह में, राम के विरह में किस तरह से प्रकृति मौजूद है, प्रकृति से उपमाएं दी जा रही हैं। ये देखिए मानवीकरण, अब देखेंगे साहित्य में कि प्रकृति का बहुत तरीके से बहुत जगह मानवीकरण किया गया है। छायावाद में बहुत ज़्यादा देखेंगे आप। तुलसी के यहाँ भी देखिए, दिखेगा आपका किस तरह से मानवीकरण है प्रकृति का। घन घमंड नभ गर्जत घोरा क्रियाहीन डरपत मन मोहरा। तो घन घमंड, घमंड किसके अंदर होता है? घमंड मानव के अंदर होता है। भाई बादलों का घमंड से क्या लेना देना? प्रकृति के घमंड से कोई मतलब नहीं। घमंड किसको होता है? बादलों, मनुष्य का होता है, बादलों का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बादल को भी घमंडी बता दिया गया है कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा। तो घमंडी बादल है, किस तरह से घनघोर रूप से गरज रहा है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा। तो यहाँ क्या हुआ? मानवीकरण कर दिया गया है बादल का। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे देखते हैं और किस तरीके से बिंब में भी देखिएगा कि प्रकृति का कितना सुंदर इस्तेमाल है, बिंब में कैसे कैसे इस्तेमाल है। ये देखिए कि जब दशरथ के छोटे बेटे हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जब बचपन में हैं उस समय का जिक्र है। ये देखिए कि किस तरह बचपन में वो ताली बजा बजा के खेल रहे हैं। एक कबहू शशि मांगत आदि कर रहे हैं, कभी चंद्रमा को मांग कर जिद कर रहे हैं। कबहू शशि मांगत आदि कर रहे हैं, कबहू प्रतिबिंब निहारी डर हैं। कभी अपना ही प्रतिबिंब निहार के अपनी छाया देख के डर जा रहे हैं बच्चे। कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, और कबहू करताल बजाए के नाचक मात पितु मन मोद भरें, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। यानी जो दशरथ के चारों बेटे हैं किस तरह से खेल रहे हैं। तो वहाँ भी देखिए क्या मांग रहे हैं? चंद्रमा को मांग रहे हैं वो। तो वहाँ भी देखिए प्रकृति की उपस्थिति है, हर जगह दिखेगा। या प्रतीक के रूप में भी देखिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, जो आपने देखे आई कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तो कोकिल किसका प्रतीक है? या सज्जन व्यक्ति का, कि अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। दादुर किसका प्रतीक है? दुष्ट व्यक्ति का, दुर्जन का। तो इस तरह प्रतीकों के रूप में भी आप देखेंगे, प्रतीक में भी प्रकृति का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए कितने सारे आयाम, 1 2 3 4 5 6 कितने सारे आयाम देखें आपने कि खुल गए। तो जितने ज़्यादा आयाम लिखेंगे आप उतने ज़्यादा आपको अंक मिलेंगे। अगर आपने मान ली 2 3 लिखा बस नीचे वाले छोड़ दिए, तो चाहे कर भी परीक्षक आपको अंक नहीं दे सकता। वो चाहता है कि आप अच्छे, आपने खूब अच्छा लिखा, खूब गहराई से अच्छा चीज़ें लिख दी, लेकिन परीक्षक चाहे कर भी आपको अंक नहीं दे सकता। उसकी मजबूरी है, उसका हाथ बांध दिया आपने। इसलिए जितने ज़्यादा आयाम आप लिखेंगे उतने ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे, ये याद रखिए। जितने ज़्यादा आयाम लिखेंगे आप उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, जो कोटेशन की बात है, कोटेशन कैसे लिखना है इस पर भी ध्यान दें।
पहली चीज़ तो आप एक प्रश्न में यदि 20 अंक का प्रश्न है, आप देखिए यदि 20 अंक का प्रश्न है तो आप कितने कोटेशन लिख सकते हैं? मुश्किल से आप 4 कोटेशन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। यदि 15 अंक का प्रश्न है तो आप 3 कोटेशन लिख सकते हैं। यदि 10 अंक का प्रश्न है तो आप 2 ही कोटेशन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ना आपके पास समय है और ना आपके पास स्थान है इस कॉपी में कि बहुत ज़्यादा आप प्रश्न लिखें। अब ज़्यादा कोटेशन लिखेंगे तो फिर बाकी प्रश्न आपके छूटने लगेंगे, तो उसमें क्या ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा कोटेशन ना लिखें। अगर 20 मार्क्स का प्रश्न आया, 20 अंक का प्रश्न आया है तो आप 4 ही कोटेशन लिखिए। फिर लेकिन अगर आपको ज़्यादा कोटेशन आ रहे हैं तब कैसे करें आप? उसमें करना क्या है ऐसी परिस्थिति में? आप देखेंगे कि जैसे मैंने डॉट डॉट करके लिख दिया, फूले का सकल नहीं था डॉट डॉट करके, तो आप जब पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ के बीच में ही ऐसे ही आप लिखें, 2-4 शब्द लिखें, फिर डॉट डॉट कर दें, आप उस तरह छोड़ दें। क्योंकि आप पूरे कोटेशन तो 20 मार्क्स के प्रश्न में 4 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लिखेंगे तो मैंने बताया ही कि बाकी प्रश्न आपको छूट जाएंगे, जो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ प्रश्न किए और बहुत अच्छे से कर दिए, बाकी प्रश्न आपने छोड़ दिए तो फिर वही मुश्किल आएगी जो मैंने आयाम के लिए बताई। आपको सारे प्रश्न करने हैं प्रश्न पत्र के, तो ये आप देखेंगे। तो इसलिए जैसे आपको ज़्यादा आ रहा है कोटेशन तो आप थोड़ा सा लिखें, अब डॉट डॉट करके छोड़ते हैं। दूसरी बात, जब भी आप कोटेशन लिखें तो नॉर्मल पैराग्राफ जिस रंग की स्याही से लिख रहे हैं, कोटेशन उससे भिन्न रंग की स्याही से लिखें। यदि नॉर्मली आप लिखते हैं नीले रंग से, नीले रंग का पेन इस्तेमाल करते हैं, तो कोटेशन आप काले रंग का इस्तेमाल करें। यदि आप पैराग्राफ नॉर्मल लिख रहे हैं, नीले रंग से लिख रहे हैं, तो आप कोटेशन हमेशा क्या करें? काले रंग से इस्तेमाल करें, ऐसा करिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो अलग से दिखता है। तो जैसे पलटाए तो उसमें दिख रहा है कि आपने 4 कोटेशन लिखे हुए हैं पहली नज़र में, वो आप परीक्षक ने आपका उत्तर पढ़ा उससे पहले उसको दिख रहे हैं कि आपने 4 कोटेशन लिखे हुए हैं पूरे पूरे। उसके अलावा भी अगर आपने इस तरह डॉट डॉट करके लिखे तो वो भी उसको दिख जाएगा पैराग्राफ में, इसने डॉट डॉट करके और भी कोटेशन लिखे हुए हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अलग रंग के पेन से कोटेशन लिखें। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे जूनियर भेजते हैं चेक करने के लिए आंसर, मैं चेक करता हूँ जैसे जूनियरों का, तो वहाँ मैं देखता हूँ वो मुझे खुद भी ये लगता है कि अगर अलग अलग रंग की स्याही से लिखा हुआ है तो बड़ा सुविधाजनक हो जाता है कॉपी चेक करना, और एक मन में पहले से परसेप्शन बन जाता है कि नहीं इसने अच्छे से लिखा है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसने इतने सारे कोटेशन लिखे हुए हैं। हिंदी साहित्य में कोटेशन का बड़ा महत्व है। आप बिना कोटेशन का उत्तर नहीं लिख सकते, चाहे गद्य हो चाहे काव्य हो, दोनों में आपको कोटेशन लिखने पड़ते हैं। गद्य में तो ये भी चल जाता है कि आपको ठीक हुआ वो कोटेशन नहीं याद है तो उससे मिलता जुलता आप लिख दें, ये चल भी जाता है। लेकिन काव्य में आपको हुबहू वही कोटेशन लिखना पड़ेगा जो कि है, उसमें बदल नहीं सकते कुछ। गद्य में भी कोशिश करिए कि हुबहू जो कोटेशन है जो लिया गया है वही मिले, लेकिन फिर भी गद्य में थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन काव्य में आप ऐसा नहीं कर सकते। काव्य में हुबहू आपको वही लिखना पड़ेगा। और देखना जो ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो डॉट डॉट करके छोड़ें, पैराग्राफ के बीच में आप छोड़ दें, ऐसा करके। और अलग अलग रंग का लिखिए, अलग अलग रंग का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार ही जब भी जैसे मैं भी कॉपी चेक करता हूँ तो आप भी किसी कॉपी चेक करेंगे तो आपको सुविधाजनक लगता है। ये एकदम याद रखिए कि जितना परीक्षक को आप जितनी सुविधा पहुँचाएंगे, जितना आप प्रस्तुतिकरण आपका ऐसा होगा कि उससे पढ़ने में सुविधा हो आपका उत्तर, उतना ही ज़्यादा मार्क्स परीक्षक आपको देगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जितना आप उसको सुविधा देंगे उतना ही सुविधा वो आपको देगा, वो दोनों तरफ से है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जब मैं भी कॉपी चेक करता हूँ अपने जूनियरों की, जो जूनियर मुझे भेज देते हैं व्हाट्सएप से, तो मैं देखता हूँ तो मुझे भी ये भाव रहता है कि जितना आसान ढंग से मैं पढ़ पाता हूँ उत्तर, जितना अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मार्क्स देने चाहिए। ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, आप स्वयं भी देखेंगे ये चीज़। अब देखते हैं आगे, उत्तर का संपूर्ण विस्तृत वर्णन है। जैसे मैंने बोला कि तो सारे आयाम उसमें वर्णित करने हैं, सारे आयाम डिस्कस करने हैं, और उत्तर का पूरा विस्तृत वर्णन है, ये याद रखिएगा, सारे आयाम उसमें आने चाहिए। दूसरा, उदाहरण देकर अवश्य समझाएं। जब भी कोई बात आप समझाना चाहते हैं तो उसके पीछे जो आप, क्योंकि आप क्या समझाना चाहते हैं वो पूरी तरह से सामने वाले के पास नहीं खुलती, बात नहीं पहुंचती, लेकिन जब आप उसका उदाहरण दे देंगे तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है। इसलिए जो भी बात आप कहना चाहते हैं साथ साथ उसका उदाहरण जरूर देते चलें। ये सिर्फ ना सिर्फ हिंदी साहित्य में ये बात लागू होती है, बाकी जगहों में, बाकी विषयों में भी ये बात उसी तरह से लागू होती है कि जो भी बात आप कहना चाहते हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी पुष्टि करने के लिए आप उदाहरण जरूर देखते चलें। जीएस में भी ये चीज़ लागू होगी, और एथिक्स में तो बहुत ज़्यादा लागू होती है। जब आप नैतिक शास्त्र पढ़ते हैं, एथिक्स का पेपर है जो आपका चौथा पेपर, तो एथिक्स के पेपर में आप ध्यान देंगे कि जो भी बात आप कह रहे हैं उसके साथ साथ उसका उदाहरण जरूर दीजिए। आप मार्क्स या अंक तभी आएंगे जब जितने ज़्यादा आप उदाहरण दे पा रहे हैं एथिक्स के पेपर में, याद रखिएगा।
यहाँ भी जितने ज़्यादा आप उदाहरण देंगे, जितने ज़्यादा आप कोटेशन देते जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। इसलिए जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं उसके साथ साथ उसका उदाहरण जरूर दें, क्योंकि उदाहरण से ही परीक्षक को बात स्पष्ट होती है। दूसरी चीज़, ये तो परीक्षक को स्पष्ट हो जाती है बात उदाहरण से, दूसरी बात परीक्षक को ये भी लगता है कि इसने गहनता से अध्ययन किया है, बच्चे ने, स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब तो ये इतना उदाहरण लिख पा रहा है, तब तो इतनी चीज़ें, इतने कोटेशन लिख पा रहा है, इसने बहुत सारी जगह से अच्छी से चीज़ें पढ़ी हैं, इसने बहुत सारी किताब पढ़ी हैं, ऐसा उसको लगता है। यथासंभव तुलना अवश्य करें, ये भी बड़े जरूरी चीज़ है। जब भी आप उत्तर लिखें तो जिस विषय पर उत्तर है उससे संबंधित अन्य लोगों ने, जैसे मान लीजिए आप महाकाव्य पर प्रश्न आया, मान लीजिए महाकाव्य पर प्रश्न आ गया, तो हिंदी के जो अन्य महाकाव्य हैं तो उस पर जरूर आया, पृथ्वीराज राजन पूछा गया है प्रश्न, तो आप जो रामचरितमानस लिखा गया महाकाव्य, जो कि आपके सिलेबस में भी इसका एक सर्ग है, या कामायनी आपके सिलेबस में इसका भी एक सर्ग है, तो इनसे तुलना अवश्य करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में तो आसान रहेगा, तो इसलिए आपकी तुलना अवश्य करें। या जैसे ये प्रश्न अभी हमने अभी जो प्रश्न चर्चा की थी, डिस्कस किया था, प्रश्न क्या था, तुलसी के साहित्य में प्रकृति। तो देखिए जब वो प्रश्न लिखेंगे तो उसमें भी आप क्या करना चाहिए आपको, कि जो अन्य कवि हैं जैसे निराला, चूंकि प्रश्न क्या था, तुलसी पर था, कवि पर था, रचनाकार पर था, रचना पे नहीं था, प्रश्न तुलसी पे था, ना कि किसी रचना पर, तो इसलिए आप तुलसी की तुलना अन्य कवि से करें, जो बाकी कवि जैसे निराला हो गया, आज्ञे हो गया, इनसे, क्योंकि इनकी रचनाओं में प्रकृति खूब दिखती है आपको। निराला की रचनाओं में प्रकृति खूब मिलेगी, आज्ञे के यहाँ भी प्रकृति खूब मिलेगी, मुक्तिबोध की रचनाओं में भी प्रकृति आपको खूब मिलेगी, और अलग अलग रूपों में, नागार्जुन के यहाँ भी प्रकृति खूब मिलेगी, सबके यहाँ अलग अलग रूपों में मिलती है, इसलिए आप तुलना अवश्य करते हैं। इससे बेहतर माना जाता है उत्तर, और अच्छा माना जाता है, इसलिए तुलसी की तुलना आप उन सबसे कर देंगे तो वो अच्छा माना जाएगा, बेहतर माना जाएगा। ये भी मैंने उदाहरण दिया कि महाकाव्य प्रश्न आ गया, ये क्या रचना है, वो रचनाकार पर था प्रश्न, ये रचना पर है। अगर रचना प्रश्न आ गया महाकाव्य पर, तो आप रामचरितमानस का मानी इनसे तुलना कर दीजिए, ये अच्छा माना जाता है। जब तुलना करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, इसने और विस्तृत ढंग से और गहन ढंग से स्टूडेंट ने, छात्र ने पढ़ाई की हुई है, कि वो कंपेयर कर पा रहा है, चीज़ों की तुलना कर पा रहा है, तो ये जरूर करें। और क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए जब हिंदी साहित्य में आप उत्तर लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब खुद लिखेंगे आंसर, प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग की, तभी ध्यान दीजिएगा। जैसे जब दो रचनाओं या रचनाकारों के बीच तुलना करनी हो, तो प्रत्येक रचनाकार की एक एक विशेषता लेकर तुलना करें। आप ऐसा मत करिए, मान लीजिए आपको तुलना करने को आगे प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की तुलना करनी है, कहानी कला पर, दोनों की कहानी कला पर आपको तुलना करनी है, तो आप ऐसा न करिए कि पहले प्रेमचंद के बारे में आपने पूरा लिख दिया उनकी कहानी कला के बारे में, फिर आप जयशंकर प्रसाद की कहानी कला के बारे में लिखते हैं, तो इससे गड़बड़ क्या होगी कि जब आप जयशंकर प्रसाद की कहानी कला के बारे में लिखेंगे तो जो प्रेमचंद के बारे में आपने लिख चुके हैं पूरा, वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तुलना करनी है आपको, तो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको समय ज़्यादा खर्च होगा और जगह ज़्यादा खर्च होगी, और उसका आप इसमें ज़्यादा समय दे देंगे तो आपको कुछ ना कोई प्रश्न छूट जाएगा। तो समय को बचाना जरूरी है, और उत्तर भी आपको अजीब से लगेगा क्योंकि चीज़ें पुनरावृत्ति हो रही, चीज़ों की रिपीटिशन हो रहा है, तो उत्तर आपका अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब दो रचनाकार या रचनाओं की तुलना करनी है तो एक एक विशेषता उठाइए। पहले ये विशेषता ये था कि यथार्थवाद किस किस्म का है, तो आप लिखेंगे प्रेमचंद में किस किस्म का यथार्थवाद है, और फिर दिखाएंगे आप कि जयशंकरवाद में किस किस्म का यथार्थवाद मिलता है। प्रेमचंद में आदर्शोन्मुख यथार्थ मिलेगा, सामाजिक यथार्थवाद मिलेगा प्रेमचंद में, और जयशंकर प्रसाद में यथार्थवाद कैसा है, मानसिक यथार्थवाद मिलेगा आपको। इसी तरह से आप तुलना करते जाइए भाषा की, ये प्रेमचंद की भाषा कैसी है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कैसी है। प्रेमचंद की भाषा आम हिंदुस्तानी भाषा है, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की भाषा तत्सम बाहुल्य है। इसी तरह से आप एक एक पॉइंट करके तुलना करते जाएं। जैसे मैंने चीज़ों की तुलना की, पहले क्या यथार्थवाद कैसा है, दूसरे नंबर पर भाषा कैसी है, इसी तरह आप तुलना करते चले जाएंगे, ना कि आप प्रेमचंद के ऊपर पूरा लिख डाले सब, फिर आप जयशंकर प्रसाद पर लिखेंगे तो चीज़ें रिपीट होंगी, पुनरावृत्ति होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से करना ही जाता है। लेकिन यदि दो या अधिक रचनाकारों के योगदान पर प्रश्न आए, अभी क्या था, तुलना पर प्रश्न आया था, अब क्या योगदान पर, यदि योगदान पर प्रश्न आए तो क्या करना है, एक एक राइटर पर लिखते चले जाना। पहले आप एक राइटर पर पूरा लिख डालिए, फिर जब खत्म हो जाए फिर दूसरे राइटर पर लिखिए, फिर तीसरे राइटर पर। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि निराला, प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की योगदान पर प्रकाश डालिए। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि इन तीनों के योगदान पर प्रकाश डालिए,
तब आप क्या करेंगे, तब आप एक विषय से लेकर तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि तुलना यहाँ करनी नहीं है, यहाँ तो योगदान लिखना है। जब योगदान वाला प्रश्न है तो क्या करेंगे, पहले आप निराला के ऊपर पूरा लिख देंगे, उसके बाद आप प्रेमचंद के ऊपर लिखेंगे और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल के ऊपर, इस तरह लिखेंगे, तब आपको आसानी रहेगी। क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्र के, निराला कवि हैं, प्रेमचंद आप देखिए उपन्यासकार है, रामचंद्र शुक्ल क्या है, आलोचक हैं, निबंधकार हैं। तो आप सबका अलग अलग योगदान लिखते चले जाइए, इस तरह लिखना होता है। और तीनों लगभग एक ही समय के रहे हैं, इसलिए 7वें प्रश्न पूछा गया है कि लगभग एक ही कालखंड है इन लोगों का, लेकिन तीनों अलग अलग विधा के, अपने अपने विधा के, अपने अपने क्षेत्र क्या है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध रचनाकार हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग। रचना में क्या करना है, समाधान के संकेत अवश्य दें, ये अच्छा माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। आप सिर्फ कमियां बस ना गिनाएं, समाधान के संकेत भी दें। मान लीजिए किसी में गोदान की प्रासंगिकता आई या मैला आंचल की प्रासंगिकता आ गई, तो जिसे उदाहरण के लिए लिखा भी हुआ है, यदि मैला आंचल की प्रासंगिकता पर प्रश्न आ गया, पूछ लिया गया कि मैला आंचल की प्रासंगिकता पर बताइए, तो आप ये जो समाधान पक्ष है कि डॉक्टर प्रशांत का संकल्प है कि मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसी गांव में रहकर मैं क्या करूँगा, प्यार की खेती करूँगा, किस तरह लोगों को हृदय के दुख दर्दों को दूर करेंगे, तो ये संकल्प है डॉक्टर प्रशांत का, तो इसकी चर्चा जरूर करें, क्योंकि सकारात्मक माना जाता है, सकारात्मक बिंदु माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कमियाँ देख रहे हैं, आप रचना में जो सकारात्मक बिंदु हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको भी उजागर कर रहे हैं, ये जरूरी होता है। ये जितने भी प्रासंगिकता वाले प्रश्न हैं उसमें जरूरी है, और अन्य प्रश्नों में भी यदि ये लिखा जा सकता है तो लिखिए जरूर, ये बेहतर माना जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कमियाँ ही ढूंढें। जैसे गोदान में भी आपको समाधान पक्ष में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी कि दहेज का समाधान क्या कराया प्रेमचंद ने, सोना और मथुरा के विवाह से कराया है, या विधवा विवाह कैसे कराया, झुनिया का जो गोबर से विवाह हुआ था। तो इस तरह बहुत सारे समाधान के संकेत उसमें हैं। माता दीन के बाद में हृदय परिवर्तन होता है, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें घटनाएँ हैं जो आप गोदान में पढ़ेंगे। तो जो समाधान पक्ष है उस पर भी चर्चा अवश्य कर दें, उसको छोड़ें नहीं। अक्सर आप भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो इस पर चर्चा। और क्या, उत्तर की दिशा सकारात्मक करें। भले ही प्रश्न में क्या है, नकारात्मक रूप से पूछा गया है, लेकिन आप अपने उत्तर की दिशा सकारात्मक ही रखें। आगे आएगा, मैं बताऊंगा भी। जैसे मान लीजिए पूछ दिएगा कि स्कंदगुप्त एक असफल नाटक है, अगर ऐसा पूछ लीजिएगा तो आप ये ना लिख दीजिए कि नहीं इसमें बहुत कमियां हैं, बहुत गड़बड़ी हैं, ऐसा नहीं। अपने उत्तर की दिशा सकारात्मक रखें। कैसे लिखते हैं निष्कर्ष, वो निष्कर्ष मैं बताऊंगा। ये आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये एक साहित्यिक नाटक है और इसमें कुछ कुछ चुनौतियां हैं, इसको रंगमंचीता में अभिनय करने में कुछ कुछ चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से प्रौद्योगिकी और तकनीकी उपलब्ध है तो नाटक को मंचित किया जा सकता है, क्योंकि इससे मुश्किल नाटक जब मंचित हुए हैं तो ये क्यों नहीं मंचन किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप अंत सकारात्मक करें, आप कमियां गिनाने नहीं बैठे हैं हर चीज़ की, आपको कमियां गिनाने के लिए थोड़ा सिलेक्ट किया जा रहा है। भाई आपका सिलेक्शन इसलिए किया जा रहा है, लोक सेवक आपको इसलिए बनाया जा रहा है कि आप समस्याओं का समाधान निकालें, आप कमियां ढूंढते ना फिर दूसरों की। इसलिए ये चीज़ आपकी कॉपी में, आपके उत्तर में चीज़ दिखनी चाहिए कि हम निगेटिव आदमी नहीं है, नकारात्मक प्रवृत्ति के आदमी नहीं है, हमेशा आप सकारात्मक सोचते हैं, हर चीज़ में आप सकारात्मकता दिखते हैं, आप हर चीज़ का समाधान ढूंढना चाहते हैं, आप सिर्फ कमियां नहीं गिनाना चाहते। ये आपकी कॉपी से दिखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के सामने आप खुद नहीं पहुँच रहे हैं, आपकी कॉपी पहुँच रही है, आपका उत्तर ही पहुँच रहा है, ये याद रखिएगा। तो अभी तक हमने जो मेन बॉडी होती है, मुख्य भाग होता है प्रश्न का, वो देखा। अब हम क्या देखेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष भी इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर क्या होता है बच्चे ना, मैंने ये देखा है कि निष्कर्ष छोड़ देते हैं। निष्कर्ष को क्या करते हैं बच्चे, निष्कर्ष को छोड़ देते हैं, ये आप देखिएगा। कई बार मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, कई बार लोग शुरू से लिखना शुरू कर रहे हैं, पहला प्रश्न लिख रहे हैं, तब भी निष्कर्ष को बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बिल्कुल गलत बात है। निष्कर्ष को आप लिखना ही चाहिए। अब ना सिर्फ हिंदी साहित्य में बल्कि जीएस के प्रश्न में तो भी लिखना चाहिए, वहाँ भी आप निष्कर्ष छोड़ नहीं सकते किसी भी तरह के। और निष्कर्ष कैसा हो, कोशिश ये कही कि निष्कर्ष सकारात्मक हो, हमेशा निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए और निष्कर्ष छोड़ा नहीं जाना चाहिए। निष्कर्ष में होता क्या, ये चर्चा कर लेते हैं। निष्कर्ष में उत्तर का सार निहित होता है कि आपने उत्तर में उत्तर में लिखा क्या। इसका सार अगर एक लाइन में कोई देखना चाहे तो कैसे देखेगा, निष्कर्ष से देखेगा। परीक्षक यदि पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना चाहता, वो सिर्फ एक लाइन में आपका सार देखना चाहता है उत्तर का कि आप क्या लिखना चाहते हैं, तो वो सार क्या होता है, निष्कर्ष होता है। आपका निष्कर्ष पढ़ेगा और समझ जाएगा कि आप ये लिखे होंगे, आपने उत्तर में ये चीज़ लिखी होगी। तो आपके निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, पूरे उत्तर का सार निहित होना चाहिए। और दूसरा क्या, निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक से खत्म होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया था, उसी का उदाहरण देख लीजिए। स्कंदगुप्त रंगमंचीयता की दृष्टि से एक असफल नाटक है, टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ गया, तो आप इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि स्कंदगुप्त उच्च कोटि का साहित्यिक नाटक होने के बावजूद, आप बता रहे हैं कि स्कंदगुप्त कैसा है, उच्च कोटि का साहित्यिक नाटक है।
अगर ये साहित्यिक नाटक नहीं होता उच्च कोटि का तो आपके सिलेबस में होता ही क्यों भाई? आपके सिलेबस में जो भी रचनाएं हैं बड़ी उच्च कोटि की हैं, वही तो रखी जाती हैं सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। तो आप लिखिए कि उच्च कोटि का साहित्यिक नाटक होने के बावजूद रंगमंचीयता की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। थोड़ा मुश्किल पेश आती हैं, चैलेंजिंग है, ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तकनीकी के इस युग में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने पर इसका मंचन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो इसका ऐसा नहीं है कि असफल है, इसका मंचन किया जा सकता है क्योंकि इतनी सारी तकनीक उपलब्ध है और इससे मुश्किल नाटक तक तो मंचित कर लिए गए, तो इसको क्यों नहीं कर सकते हम? भाई इच्छा शक्ति चाहिए हमें थोड़ा, बिल्कुल मंचन किया जा सकता है। तो सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं आप, जो अंत हो रहा, सकारात्मक अंत हो रहा, तो निर्णय कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष हमेशा आपका सकारात्मक होना चाहिए। और इसमें क्या हो, पूरा उत्तर का सार नहीं, तो इससे पता चल रहा है कि प्रश्न क्या होगा। मान लीजिए प्रश्न हटा लेंगे हम, अगर निष्कर्ष खाली पढ़ें तब भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न क्या रहा होगा। प्रश्न स्कंद गुप्त के ऊपर रहा होगा और यही होगा कि उसकी अभिनेता क्या है, रंगमंचीयता कैसी है, इसी पर प्रश्न रहा होगा। ये हम निष्कर्ष पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं। तो याद रखिए कि ऐसा निष्कर्ष होना चाहिए आपका कि कोई व्यक्ति, कोई परीक्षक अगर पूरा प्रश्न ना पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता वो, तब भी सिर्फ अगर निष्कर्ष पढ़ रहा है उससे उसे पता चल जाए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भूमिका भी लिखनी है और निष्कर्ष की भी लिखना है, निष्कर्ष छोड़ना नहीं है। तो निष्कर्ष से ये अंदाजा लग जाता है कि आपने क्या लिखा होगा, अब भूमिका से लगता है क्या लिखने जा रहे हैं आके नीचे। तो ये दोनों चीज़ लिखनी है, साथ ही कोटेशन जरूर लिखनी है। और कोटेशन जितना ज़्यादा लिखेंगे अच्छा, लेकिन एक सीमा के ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, तो अब बीच बीच में छोटा छोटा डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। बाकी कम से कम 3-4 कोटेशन तो आप लिखें ही, और डिफरेंट कलर से लिखें, अलग रंग से लिखें, ये ज़रूरी है ताकि वो अलग से पढ़ने में आए। जितनी ज़्यादा सहूलियत आप परीक्षक को देंगे उतनी ज़्यादा सहूलियत वो आपको देगा। बस ये समझ लीजिए, आप परीक्षक की नज़र से स्वयं की कॉपी को देखिए, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से जब आगे परीक्षक के तौर पे आप देखेंगे तो कैसी कॉपी आनी चाहिए कि वो सहूलियत हो उसको, क्योंकि वो सिर्फ आपकी कॉपी नहीं चेक कर रहा है, उसके बाद तो 1000 कॉपी चेक करने के लिए उसके लिए तो काम है ये, हज़ारों कॉपी चेक कर रहा। उस 1000 कॉपी में से जैसे ही आपकी कॉपी उसको ज़्यादा आकर्षित करेगी, ज़्यादा आकर्षक लगेगी, तो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा, प्रेजेंटेशन यदि अच्छा है तो आपको वह ज़्यादा अंक प्रदान करेगा, ज़्यादा मार्क्स देगा। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि कैसे मुख्य परीक्षा में हिंदी साहित्य में शानदार उत्तर कैसे लिखें, कैसे उत्तर लिखें कि परीक्षक को सुविधा हो और वो हमको ज़्यादा अंक प्रदान करे। तो ये चर्चा हमने की। अभी तक हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन बातों की चर्चा की, वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं और आजमाए हुए अनुभव हैं, क्योंकि मैंने जब सिविल सर्विस की परीक्षा लिखी थी तो इन सब चीज़ों का, इन सब युक्तियों का प्रयोग किया था और मुझे शानदार अंक प्राप्त हुए थे। इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि यदि आप लोग भी इन सब युक्तियों को अमल करेंगे, इन सब का प्रयोग करेंगे तो आप भी बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी आप लोगों के प्रति शुभकामनाएँ हैं, आकांक्षा है ऐसे मेरी। और जल्दी ही हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।